सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज है इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की 11th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम के उपागम, पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम। देखो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो अलग अलग उपागम होते हैं। आपके सिलेबस में ज्यादातर तीन जो ये परंपरागत उपागम है, छात्र केंद्रित और आलोचनात्मक, ये तीन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन्हीं की आज हम बात करेंगे। बाकी होते काफी सारे हैं, हल्का हल्का मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम सिद्धांत के उपागम या पाठ्यक्रम विकास के उपागम या पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग नामों से आपके पेपर में आ जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक बार आप देख लेना। या तो आपसे एक या दो उपागम का नाम बता देंगे आपको कि इनके बारे में बताइए, या फिर आपसे जनरली पूछ लेंगे कि पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न दृष्टिकोण या पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बताइए और किसी एक की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है। बाकी आपके एग्जाम आने वाले, ये नंबर दिया हुआ 9528219270। जिस बच्चे को भी आपकी स्पेशल यूनिवर्सिटी के पेड नोट्स चाहिए, यहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और उनकी क्वेरी कर सकते हैं। चलो अब अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण। ये टॉपिक आपका अलग अलग तरह से आ सकता है पेपर में। पाठ्यचर्या की जगह पर आपके पाठ्यक्रम लिख देंगे, कुछ और भी लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण, दृष्टिकोण की जगह उपागम लिख देंगे या कुछ और भी लिख देंगे। हिंदी में हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं हमें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करना पड़ता है। इसका मतलब यह है जब हम पाठ्यक्रम का अपना मेन सिद्धांत बनाते हैं या फिर अपना मेन पाठ्यक्रम बनाते हैं तो कौन कौन से अप्रोचेज, कौन कौन से उपागम, मतलब कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास जिनके तहत हम अपने पाठ्यक्रम को बना सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। तो कुछ तरीके यहाँ पर मैंने लिखे हुए थे, जैसे परंपरागत, छात्र केंद्रित, आलोचनात्मक, क्रिया आधारित, पाठ्य सहगामी, सहसंबद्ध। ये तीन हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इनके बारे में हल्का सा बता दूंगा आपको। बाकी और भी हैं पाठ्यक्रम का जब हम विकास करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसके अलावा भी काफी सारे हमारे पास अप्रोचेज हैं, उपागम है, जिनको फॉलो करके हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या हमसे पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है अगर आप अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो किन तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास जिनको फॉलो करके आप अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। परंपरागत उपागम क्या होता है? प्राचीन टाइम से जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब परंपरागत उपागम है। उस तरीके को अगर हम फॉलो करते हैं तो छात्र केंद्रित के बारे में आप जानते ही हैं, मतलब हम अपने बच्चे को ध्यान में रखकर पूरी एजुकेशन सिस्टम का एक तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आलोचनात्मक उपागम क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है हमें अपने बच्चे में। क्रिया आधारित उपागम क्या होता है? बच्चे को हम ऐसा, अपना पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे हम कि बच्चे एक्टिविटी के द्वारा सीखें। पाठ्य सहगामी उपागम मतलब अपने सिलेबस के साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा रखेंगे। सहसंबंध उपागम का मतलब क्या होता है? हमारे जो अलग अलग सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाएंगे उनमें आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगे, सह संबंध रहेगा उनमें आपस में। तो ये 6 हैं, लेकिन मेन आपके ये 3 हैं। इन तीनों को पढ़ लेना क्योंकि यही आपके पेपर में ज्यादा आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा परंपरागत उपागम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के, पाठ्यक्रम विकास के, पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम पढ़ रहे हैं। मतलब अपने पाठ्यक्रम का निर्माण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपागम है हमारा परंपरागत उपागम। इसे हम विषय केंद्रित उपागम भी कहते हैं। देखो, परंपरागत उपागम का मतलब होता है प्राचीन टाइम से जो उपागम चला आ रहा है, प्राचीन टाइम से जिस तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो परंपरागत उपागम होगा। इसे ही हम विषय केंद्रित उपागम भी कह देते हैं। अब ये होता क्या है? देखो, हम पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, चाहे भारतीय सभ्यता हो चाहे दूसरे देश की सभ्यता हो, प्राचीन टाइम की, हम रोम वगैरह कुछ भी हो सकता है, यूनान, प्राचीन टाइम की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे पहले जब किसी भी स्कूल के लिए सिलेबस का डिसाइड होता था, सिलेबस का चयन होता था, तो कैसे होता था? सबसे पहले तो ज्ञान इकट्ठा किया जाता था शिक्षकों के द्वारा कि कौन कौन सा ज्ञान है जो हमारे बच्चों के पास होना चाहिए। जानकारी सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता था कि ये जानकारी हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। उसे अलग अलग विषयों में डिवाइड किया जाता था कि हिस्ट्री की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी कितनी, शिल्पकला कितनी। उस टाइम पर तो हमारे धार्मिक किताबें भी पढ़ाई जाती थी, तो धार्मिक किताबों की इतनी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। तो पहले अलग अलग विषयों का ज्ञान इकट्ठा किया जाता था कि ये ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए। फिर उस ज्ञान को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता था और उसकी अलग अलग पुस्तकें बनाकर बच्चों को प्रदान कर दी जाती थी जो बच्चों को पढ़नी होती थी। मतलब क्या है?
इस तरीके से अगर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमारा जो विषय है, विषय मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, उनमें जो नॉलेज है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो मेन है। इसी वजह से हम इसे विषय केंद्रित उपागम कहते हैं। इसमें हम बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे कि हमारे बच्चे कैसे हैं। इंटेलिजेंट बच्चों को थोड़ा टफ टॉपिक पढ़ाएंगे, जो बच्चा मंद बुद्धि है उसे हल्का इजी लैंग्वेज में इजी टॉपिक पढ़ाएंगे, टफ टॉपिक उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। अपने बच्चे को ध्यान में नहीं रख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन विषयों का इतना ज्ञान बच्चों के पास होना चाहिए। हमने अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, उनकी नॉलेज डिसाइड कर ली, उसके बाद उस नॉलेज को बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि इसमें हम पहले ही ज्ञान डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारे बच्चे जब स्कूल पास करके बाहर निकलेंगे तो उनके पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए। उससे हमें फर्क नहीं है बच्चा इंटेलिजेंट है कैसा है, हम पहले ही अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी नॉलेज हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए जब वे स्कूल छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो उस नॉलेज को हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं और बच्चों को प्रदान करते हैं। अब टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता कैसे है, शिक्षक केंद्रित विधियों के द्वारा ही टीचर बच्चों को ये नॉलेज प्रदान करता है। शिक्षक केंद्रित विधियां कैसे, वो लेक्चर लेगा, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग करेगा, क्लासरूम में आएगा, उस टॉपिक को अच्छे से भाषण के द्वारा बच्चों को समझाएगा और क्लासरूम से चला जाएगा। तो एक्टिविटी वगैरह इसमें नहीं होती। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, छात्र शिक्षक जो अंतःक्रिया है वो भी इसमें नहीं होती। इसी वजह से हम इसे परंपरागत उपागम कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। और इसे हम विषय केंद्रित उपागम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विषयों की भरमार होती है। विषय जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वे केंद्र में होते हैं। हम अपने सब्जेक्ट की नॉलेज डिसाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे बच्चों को पढ़ने हैं। सब्जेक्ट से मतलब होता है क्षेत्र, विषय कि फिलोसफी की कितनी नॉलेज हमारे बच्चों को होनी है, हिस्ट्री की कितनी नॉलेज हमारे बच्चों को होनी है। तो मैं विषय हम डिसाइड कर लेते हैं और अलग अलग क्लासेज में उन विषयों को पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अगर आज के टाइम में भी कोई टीचर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है या फिर टीचर्स का समूह अपने क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है और वो सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट डिसाइड कर लेता है कि देखो 6 क्लास के बच्चे के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट की, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, तो ये इतना नॉलेज है वो 6 क्लास से पहले अलग अलग क्लासेज में डिवाइड करके हम इन्हें पढ़ा देंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो ये क्या होता है, विषय केंद्रित उपागम होता है। पाठ्यक्रम सिद्धांत का जो परंपरागत उपागम होता है ये बहुत ही प्राचीन उपागम है। देखो सबसे पहले से यही चला आ रहा है, चाहे आप कोई सी भी सभ्यता ले, भारतीय सभ्यता ले लें, उसमें भी क्या होता था, वैदिक काल, हमारे बौद्ध काल, इसके बाद मुस्लिम काल भी आया, इसके अलावा हमारा जैनिज्म में, सब में यही था कि जो हमारे शिल्प कला वगैरह हैं, पशुपालन, इस तरह के सब्जेक्ट चुन लिए जाएंगे। कुछ हमारे धार्मिक किताबें होंगी, पहले ही फिक्स कर लेंगे ये किताबें बच्चों को पढ़नी है, इतना ज्ञान बच्चों को पढ़ना है, और फिर हम उसे अलग अलग क्लासेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यही हमारा परंपरागत उपागम। तो पहले टाइम से ही यही हमारा तरीका चला आ रहा है, प्राचीन समय से ही। यह जो उपागम है ये विषय केंद्रित दृष्टिकोण है, मतलब जो हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, उन्हें सेंटर में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। विषय केंद्रित मतलब विषय को केंद्र में रखकर हम अपने पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो छात्रों की प्रकृति के बजाय पाठ्य सामग्री के वितरण और रटने पर जोर देता है। हम बच्चों की प्रकृति पर ध्यान नहीं देते, इसमें बच्चों की प्रकृति कैसी है, बस पाठ्य सामग्री का वितरण, जो हमने अलग अलग सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए हैं और उनमें जो अलग अलग नॉलेज डिसाइड कर ली है वो बच्चों को प्रदान करनी है। पाठ्य सामग्री मतलब कंटेंट जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, और रटने पर टीचर उन्हें कोशिश करेगा सारा कंटेंट रटा दे, ये होता है इसमें। इस उपागम में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों को तो हम अनदेखा कर देते हैं, बस पाठ्य वस्तु जो हमारे विषय हैं, जो उसमें कंटेंट है, पाठ्य वस्तु को आधार मानकर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण कर देते हैं। ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। हम बच्चों को तो ध्यान में नहीं रखेंगे हमारे बच्चे कैसे हैं, हम इसमें अपनी पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखेंगे कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमारे बच्चों को, उनमें कितनी नॉलेज पढ़नी है। उस नॉलेज के आधार पर हम बच्चों के लिए करिकुलम का डिजाइन कर देंगे, बच्चों को ध्यान में नहीं रखेंगे। अतः इस उपागम में हम छात्रों की रुचि, प्रकृति आदि पर बल नहीं देते, बल्कि पाठ्य वस्तु पर बल देते हैं कि किस आयु के बालकों को कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे और उन विषयों में कितना ज्ञान उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम ध्यान रखते हैं इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाता है। टीचर आता है, किताब होती है, किताब को देखकर वो बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चर लेता है, कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछ लेता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके किसी भी टॉपिक को बच्चों को समझा देगा। ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ये बात समझ में? तो इस तरह से टीचर पाठ पढ़ाता है या सब्जेक्ट पढ़ाता है इस हमारी उपागम में, जहां पर
पूर्व निर्धारित विषय वस्तु, मतलब पहले से जो निर्धारित कर दी है हमने विषय वस्तु, तथ्य और कौशल, उन्हें बस टीचर छात्रों तक पहुंचाता है। इसमें हम पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि छात्रों को कितना ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उस ज्ञान को अलग अलग विषयों में डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड कर लेते हैं और टीचर को कह देते हैं कि आपको इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना है। टीचर ज्ञान का प्रदाता, मतलब टीचर इसमें ज्ञान को प्रदान करता है और बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठकर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। छात्र केंद्रित विधियां होती हैं, एक शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं। तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में आप इसमें और ज़्यादा लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो। बाकी अब इसके कुछ विशेषताएं या अवधारणाएं देख लो, कंसेप्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इसकी, कि इसमें क्या क्या होता है हमारे विषय केंद्रित उपागम में। ये शिक्षक व विषय केंद्रित पद्धति है, मतलब इसमें सेंटर में एक तो टीचर रहता है। टीचर अपने अनुसार, अपनी इच्छा, प्रकृति के अनुसार बच्चों को पढ़ाता है। दूसरा, इसके सेंटर में सब्जेक्ट रहते हैं, विषय, क्योंकि उन विषयों को ही आधार मानकर हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसमें छात्रों की प्रकृति पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे बच्चे कैसे, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए अलग सिलेबस बनाए, उसके जो हमारा मंदबुद्धि बालक है उसके लिए अलग सिलेबस बनाए, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रखते हम। बस सीधा सा है, ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, ये हमारा कंटेंट है, ये बच्चों को पढ़ना है। बच्चों से हमें मतलब नहीं है, अपने कंटेंट से मतलब है, अपने टॉपिक से मतलब है, अपने बुक्स से मतलब है कि इन बुक्स में इतनी नॉलेज है, बस ये बच्चों को देनी है, चाहे कैसे भी देनी हो। इसमें हम प्राचीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि आदि। श्यामपट्ट विधि भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो। यह पूर्व नियोजित और कठोर पद्धति है, इसमें लचीलेपन की कमी होती है। लचीलेपन का मतलब होता है हम टीचर को छूट दे देते हैं कि आप हमारा जो सिलेबस है उसे अपने अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वो छूट नहीं देते, तो लचीलापन नहीं होता इसमें। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो टॉपिक, वो चीज़ें एक टीचर को बच्चों को पढ़ानी ही पड़ेंगी, हर हालत में समझानी पड़ेंगी, उन्हें सिखानी पड़ेंगी, चाहे कैसे ही। इसमें केवल पाठ्य पुस्तकों में दी गई सैद्धांतिक जानकारी बच्चों को प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान या वास्तविक अनुभव बच्चों को प्रदान नहीं किए जाते। व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक अनुभव से मतलब होता है वर्तमान समय में जो क्रियाएं हो रही हैं, बच्चे उन्हें खुद करके खुद सीखे। वर्तमान समय का जो ज्ञान है वो उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता, जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उससे ही हमें बस बच्चों को पढ़ाना है, समझाना, रटाना है, कुछ भी करना है। इसमें छात्रों का आकलन मुख्य रूप से मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये हुआ, हम पहले से ही टफ सा एक पेपर बना लेंगे, उस पेपर में बच्चों ने जो अच्छे परफॉर्मेंस की, खराब परफॉर्मेंस की, उसे नंबर दे देंगे हम, बस उसी के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने क्या कितना ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को कितना अपने जीवन में इम्प्लाई कर रहे हैं, उनकी कौशल कैसे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट उनका कैसा हुआ, इन चीज़ों पर हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस विधि में हम क्या करते हैं, सूचनाओं, नियमों और तथ्यों को रटने पर बल देते हैं। इसमें हम ज्ञान को अलग अलग विषयों में और अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर लेते हैं और बच्चों को प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित उपागम भी था ये। इसे हम परंपरागत उपागम या विषय केंद्रित उपागम कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखो, पहले से ही वो हमारा परंपरागत उपागम चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान समय में हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान जुड़ गया है। मनोविज्ञान ने बताया कि हर बच्चे की प्रकृति अलग होती है, उसकी बुद्धि, रुचि, योग्यताएं, क्षमताएं सब अलग होती हैं, मनोविज्ञान ने हमें बताया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हर बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, जैसी उसकी बुद्धि होगी, जैसी उसकी योग्यताएं होंगी, और उसके तरह ही बच्चे की रुचि, प्रकृति, योग्यताओं के तरह ही बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा। इस उपागम को हम कहते हैं बाल केंद्रित उपागम। अब देखो, अगर हम बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग करके अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी जो हमारी क्लासेज है उसके बच्चों को देखेंगे कि बच्चे कैसे हैं, बाल मतलब बालक केंद्र में हैं। तो हम बालक से शुरुआत करेंगे अपने पाठ्यक्रम बनाने की, न कि किताबों से। वो विषय केंद्रित उपागम था इससे पहले, उसमें हम विषय से शुरुआत कर रहे थे कि कौन कौन से विषय में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन ये बाल केंद्रित उपागम है, इसमें हम अपने बालक देखेंगे, हमारे बालक की योग्यता कितनी है, बुद्धि कितनी, रुचि, क्षमता वगैरह कितनी है। उसके आधार पर, उसकी योग्यताओं के तहत हम अलग अलग सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक बच्चों को पढ़ाने के लिए देंगे। आई बात समझ में। अगर हमारे बच्चे, हमें क्या करना है, 9th क्लास तक के लिए सिलेबस बनाना है। हम देख रहे हैं कि 9th क्लास में हमारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, 9th क्लास के जो बच्चे हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, कॉन्सेप्ट को खुद सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टफ टॉपिक रखेंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएंगे,
लेकिन हम देखते हैं 9th क्लास के बच्चे थोड़ा सा हमारे इतने इंटेलिजेंट नहीं है और वे तथ्यों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ भी नहीं रहे। जब बच्चे नहीं समझ रहे तो हम क्या करेंगे, इजी इजी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और अपना करिकुलम ऐसा बनाएंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक वगैरह ऐसी बनाएंगे जिसमें इजी टॉपिक हो, पिक्चर वगैरह भी हो, डायग्राम भी हो, जिससे हमारे बच्चे समझ लें। तो बाल केंद्रित उपागम क्या हुआ, अपने बालक को ध्यान में रखकर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करने की प्रक्रिया बाल केंद्रित उपागम कहलाती है। सिंपल सी बात है। चलो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान के आने से पाठ्यक्रम सिद्धांत के बाल केंद्रित उपागम का विकास हुआ है। बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम का विकास छात्रों को केंद्र में रखकर किया जाता है। इससे पहले क्या था, हम विषयों को केंद्र में रखकर कर रहे थे पाठ्यक्रम का निर्माण, लेकिन इसमें हम छात्रों को केंद्र में रखकर करेंगे। इस उपागम में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर छात्रों की आयु, रुचि, प्रकृति, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। जैसे प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग, अपर सेकेंडरी के लिए अलग, हायर एजुकेशन के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा। क्यों होगा वो, क्योंकि छोटे बच्चों की रुचि योग्यताएं अलग होती हैं। जब बच्चा सेकेंडरी में आता है, टीनेज वगैरह में होता है, तो उसकी रुचि योग्यताएं अलग होती हैं। जब बच्चा हायर एजुकेशन में चला जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, तो उस टाइम पर बच्चे की प्रकृति अलग होती है। तो अलग अलग अवस्थाओं के लिए बच्चे की रुचि, प्रकृति, योग्यताओं के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे हम। जैसी बच्चों की आयु होगी, जैसी योग्यताएं होंगी, वैसा ही हम पाठ्यक्रम बनाएंगे और वैसे ही विधियों के द्वारा उसका शिक्षण कराएंगे। छोटा बच्चा करके जल्दी सीखता है, तो हम छोटे बच्चों को करा के, नए नए कामों को करा के, इस तरह गेम्स वगैरह खिलाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सिखाने की कोशिश करेंगे। जो बड़ा बच्चा हो जाता है वो सुनकर भी सीख लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे लेक्चर के द्वारा भी थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे बच्चे की रुचि, आयु, प्रकृति, वैसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे हम और वैसे ही विधियों के द्वारा उसे पढ़ाएंगे। 2 लाइन ये सिंपल सी याद रखना बाल केंद्रित उपागम के तहत। अतः कहा जा सकता है कि यह उपागम पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों तथा पाठ्यवस्तु के स्थान पर छात्रों को अधिक बल देता है, छात्रों को केंद्र में रखता है। इस पाठ्यक्रम का शिक्षण भी आधुनिक छात्र केंद्रित विधियों के द्वारा किया जाता है। मतलब हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे ना, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाएंगे, एक टीचर जो भी टॉपिक है बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, छात्र केंद्रित विधियों के द्वारा पढ़ाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड जो मेथड है उनके द्वारा पढ़ाएगा। मतलब क्या हुआ, ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के तहत है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों को रखा जाता है जो बालक की बौद्धिक विकास के स्तर और बच्चे की रुचियों, योग्यताओं वगैरह के अनुकूल हो। सब्जेक्ट जो बच्चे की, जैसे हम हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे हम, क्योंकि हिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, तथ्यों को रटना पड़ेगा, ईयर्स को जोड़ना पड़ेगा, तार्किक बुद्धि का विकास होना चाहिए। छोटे बच्चों की तार्किक बुद्धि का विकास नहीं होता तो हम 5th क्लास तक बच्चों को ज़्यादा हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं। मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे गेम्स वगैरह, पोएम वगैरह खेल लें, कर लें, पढ़ लें, इससे बच्चे उन्हें सीख जाएं। तो जैसे बच्चे की बौद्धिक विकास होता है, जैसे उसकी जो रुचियाँ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वैसे ही विषय हम रखते हैं और वैसे ही उन्हें पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ से क्या आता है आपके पेपर में कि बाल केंद्रित उपागम के प्रमुख सिद्धांत या उसकी विशेषताएं बता दीजिए। कुछ भी आए, चीजें तो हमारी यही हैं। सबसे पहले बच्चों को केंद्र में रखने का सिद्धांत है। बाल केंद्रित उपागम में हम क्या करते हैं, बच्चों को केंद्र में रखते हैं, बच्चों को केंद्र में रखकर उनके तहत अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की रुचि और अक्षमताओं का सिद्धांत। हम बच्चों की रुचि और अक्षमताओं को पता करते हैं, कैसी उनकी रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं हैं, उसके तहत हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक विकास का सिद्धांत है, इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चे खुद करके सीखें, जिससे उनका नेचुरल विकास हो। जैसे बच्चा घर पर होता है, नई नई चीज़ों को करता है, उसके घर पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके साथ खेलता है, छेड़ता है, उन्हें तोड़ता है, तो उसका एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा ही हम माहौल बच्चों को स्कूल में देने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग चीज़ों के साथ बच्चे गेम्स खेलें और उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चों को हम सक्रिय रखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा परंपरागत उपागम था उसमें तो टीचर बोलता है, बच्चे क्लासरूम में ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें बच्चे नई नई चीज़ों को करते हैं, एक्टिविटी में लिप्त रहते हैं और करके सीखते हैं। चाहे आपस में अंताक्षरी खेलेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई काम करेंगे, कोई टीचर क्या करे, कोई क्वेश्चन दे देगा, बच्चे उसको खुद सोल्व करेंगे, तो बच्चे एक्टिविटी में लिप्त रहते हैं। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, इसमें हम
छात्र केंद्रित उपागम में बच्चों के सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। सर्वांगीण विकास से मतलब शारीरिक, मानसिक, इसके अलावा हमारा नैतिक, चारित्रिक, पूरे पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, क्रियात्मक पक्ष का भी, भावात्मक पक्ष का भी और हमारे संज्ञानात्मक पक्ष का भी। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये जो हमारा उपागम है ये बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, मतलब उनका व्यवहारिक जीवन कैसा है, तो उस व्यवहारिक जीवन से संबंधित कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट हम अपने करिकुलम में रखते हैं। तो ये जो हमारा उपागम है ये बच्चों के व्यवहारिक वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। देखो लचीलेपन का सिद्धांत, इसमें हम टीचर को भी थोड़ी छूट देते हैं। हमने पाठ्यक्रम का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को थोड़ी, टीचर्स को थोड़ी छूट देते हैं हम कि आप अपने बच्चों, अपने क्षेत्र और उनकी प्रकृति के अनुसार आप करिकुलम में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने तरीके में करिकुलम में चेंज कर सकते हैं। टीचर कभी कभी क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ यूनिट को तो पहले पढ़ा देंगे आपको, फर्स्ट और सेकंड को बाद में पढ़ाएंगे, करते हैं ना, आपके स्कूल में भी करा होगा। तो ये क्या, टीचर्स ने अपनी सुविधा के अनुसार, बच्चों की प्रकृति रुचि के अनुसार करिकुलम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसे ही हम कहते हैं लचीलापन। करिकुलम में हम लचीलापन देते हैं जिससे टीचर उसे हल्का फुल्का मोड़ सके अपने तहत। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का सिद्धांत। इसमें हम बच्चों को लगातार सतत मूल्यांकन करते हैं पूरे साल भर। जो परंपरागत उपागम था हमारा इससे पहले वाला, उसमें तो साल के लास्ट में बच्चों का एक मूल्यांकन कर रहे थे, पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे थे। लेकिन इसमें हम पूरे साल भर बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो लगातार उनका मूल्यांकन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हमें सही से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा आलोचनात्मक उपागम। ये जो छात्र केंद्रित उपागम हमने अभी पढ़ा है उससे एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, वो हमारा आलोचनात्मक उपागम है, क्रिटिकल अप्रोच। आलोचनात्मक उपागम क्या होता है, हमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल पावर का विकास करना है। देखो 3 चीजें हमने अभी पढ़ ली है। पहला, टीचर बच्चों को डायरेक्ट रटाएगा, टीचर बच्चों को डायरेक्ट रटाएगा, उनकी बुद्धि में विकास भरेगा, वो हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित उपागम था, पाठ्य वस्तु केंद्रित। नेक्स्ट है हमारा छात्र केंद्रित उपागम। छात्र केंद्रित उपागम क्या होता है, जो चीजें हमें सरकार ने दी हुई हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे उन्हें खुद करके सीखेंगे। टीचर इस तरह से उन्हें डिजाइन करेगा कि बच्चों की रुचि योग्यता के अनुसार हों और बच्चे खुद करके उन्हें सीखें। एक है हमारा आलोचनात्मक उपागम, हमें ऐसी विधियों और ऐसे तरीकों को फॉलो करना है अपने पाठ्यक्रम निर्माण में, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक रखने हैं अपने पाठ्यक्रम में कि बच्चों की लॉजिकल पावर बढ़ जाए, तर्क वितर्क करने की शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति बढ़ जाए, बच्चों की एक तरह से बुद्धि का एक अच्छे स्तर पर विकास हो जाए। अगर हम भी अपने बच्चों को कोई बात बताएं, वे उसे डायरेक्ट स्वीकारें न, पूछे क्यों, कैसे, कब, मतलब बच्चे क्वेश्चन आंसर करने, तर्क वितर्क करने के लायक बन जाएं। इससे क्या होगा, हमारे समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं फैली हुई हैं, बच्चे डायरेक्ट उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। जैसे कोई कहता है कि भाई अगर कोई छींक दे तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बच्चे कहेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये जो बच्चों की लॉजिकल पावर है, इसका विकास करना है। अगर आप आलोचनात्मक उपागम के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे, ऐसे विषय रखेंगे जो बच्चों की रुचियों के अनुकूल तो होंगे ही, कि बच्चों की रुचि योग्यताओं के अनुकूल तो होंगे ही वे, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बच्चों की रुचि के अनुकूल नहीं है तो बच्चों की लॉजिकल पावर का विकास नहीं हो सकता उससे। तो वे टॉपिक बच्चों की रुचि के अनुकूल तो है ही, लेकिन उसमें भी ऐसे स्ट्रॉन्ग अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे हम, ऐसे स्ट्रॉन्ग अच्छे विषय पढ़ाएंगे जो बच्चों को तर्क वितर्क करने, चिंतन मनन करने, विश्लेषण संश्लेषण करने की कौशल प्रदान करें। इससे जब बच्चे में पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज में जाएं तो समाज में सुधार करें। में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं, खराब पुराने परंपराएं, विचारधाराएं चली आ रही हैं, धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, बच्चे उन्हें स्वीकारें न, तर्क वितर्क करें। अगर वे तर्क वितर्क पर सही बैठती हैं तो उन्हें बच्चे अपनाएं, अगर नहीं बैठती तो बच्चे उन्हें नहीं अपनाएं। इससे समाज में एक सुधार हो जाएगा। तो हमारा आलोचनात्मक उपागम हमारे पाठ्यक्रम को समाज में सुधार करने के एक आधार के रूप में देखता है। देखो वर्तमान समय में बदलती सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा ने पाठ्यक्रम को एक नया प्रारूप प्रदान किया है, जिसे हम
आलोचनात्मक उपागम कहते हैं। देखो समाज की संस्कृति की हमारी विचारधाराएं बदल रही हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और थी। क्योंकि हमारी विचारधारा बदल रही हैं तो कुछ लोग अभी भी समाज पहली विचारधाराओं को ही लेकर चल रहा है। तो इससे हमारे पाठ्यक्रम का एक विकास हुआ आलोचनात्मक उपागम, कि अगर हम बच्चों की आलोचनात्मक सोच का, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास कर दें तो बच्चे खुद सोचेंगे समाज में जाकर क्या चीज अपनाने की है और क्या चीज नहीं है। पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक उपागम शिक्षा को केवल ज्ञान देने के माध्यम मानने के बजाय इसे छात्रों में स्वतंत्र सोच विकसित करने का एक साधन मानता है। मतलब शिक्षा क्या है, बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान नहीं देना है चीजों का, बच्चों में स्वतंत्र सोच, खुद अपने स्तर पर बच्चे चीजों को सोच सके, बच्चों की इस योग्यता का विकास करना है जिससे वे सामाजिक समस्याओं का समाधान करके समाज को विकास के मार्ग पर आगे ले जाए। यह उपागम पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं और ऐसे विषयों को रखने पर बल देता है जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच का विकास कर सके, उनमें चिंतन मनन, तर्क वितर्क, विश्लेषण संश्लेषण करने की क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, सिंपल ही बात है, मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में पाठ्यक्रम को देखता है। यह शिक्षा को सामाजिक असमानताओं, रूढ़िवादी और भेदभाव को समाप्त करने और उसे चुनौती देने के एक साधन के रूप में देखता है। इसके लिए इस उपागम में वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तथा छात्रों को छात्र केंद्रित विधियों के द्वारा खुले संवाद, प्रश्न पूछने, चिंतन मनन करने आदि के अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चों की तार्किक सोच का विकास होता है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हम पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करते हैं। वर्तमान जो बच्चों की परिस्थितियां हैं उनके आधार पर हम विषयों का और तथ्यों का चयन करेंगे और बच्चों को ऐसे तरीकों के द्वारा पढ़ाएंगे पाठ्यक्रम को जिससे उनकी तार्किक सोच का विकास हो जाए। बच्चों को प्रश्न पूछने के अवसर देंगे, खुद करके सीखने के अवसर देंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं देंगे, गंभीर बड़ी बड़ी समस्याएं देंगे बच्चों को। हम समस्याओं से मतलब प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं उनके सामने रखेंगे कि बच्चों से कहेंगे अब आप खुद सोल्व करो। बच्चे खुद लगे रहेंगे, एक एक दो दिन तक उनमें खुद सोल्व करेंगे, इससे बच्चों की सोच का विकास हो जाएगा। तो यही तो हमारा क्रिटिकल अप्रोच है। अगर बच्चों की सोच का विकास हो गया तो बच्चे समाज में जाएंगे और डायरेक्ट चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रश्न पूछेंगे सबसे। कोई कहेगा कि भाई जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें, जिसने हमें बनाया, भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहना चाहिए आप, वो उसने कहा है ये काम करने के लिए सबको। तो बच्चे पूछे कौन भगवान, कैसा भगवान, कैसा अल्लाह, किसने कहा है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, बच्चे प्रश्न पूछे। पाठ्यक्रम सिद्धांत का जो आलोचनात्मक उपागम है उसकी क्या विशेषताएं वगैरह हैं। सबसे पहला, ये शिक्षा को समाज में परिवर्तन करने के एक उपकरण के रूप में देखता है। पाठ्यक्रम और शिक्षा को समाज में परिवर्तन करने के उपागम के रूप में देखता है, ये हमारा क्रिटिकल अप्रोच। नेक्स्ट है, इसमें छात्रों को हम तथ्यों को रटने के बजाय उन तथ्यों पर चिंतन मनन करने और विश्लेषण करने के अवसर देते हैं जिससे बच्चे उन्हें खुद समझे। यह उपागम छात्रों को किसी भी जानकारी या तथ्य को बिना सोचे समझे स्वीकार करने के बजाय क्या, क्यों, कैसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो कोई भी बात बच्चों को कोई भी बताए, बच्चे उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट ना करें, उससे क्वेश्चन पूछे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। इसमें छात्र अपनी पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। यह उपागम सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय वास्तविक जीवन की चुनौतियों पर केंद्रित होता है। और बच्चों के जो वास्तविक जीवन है उसमें जो समस्याएं हैं उनके तहत हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षा सामाजिक मूल्यों और संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें हम खुले संवाद, मतलब टीचर बच्चे के साथ ऐसे बात कर रहा है, बस ऐसे ही, वाद विवाद, सहयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, इन सब को हम प्राथमिकता देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखो हमारे 3 उपागम थे मेन जो हमने पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा। ये तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे आए हुए हैं कि आप किसी भी उपागम की व्याख्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सबकी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का ये परंपरागत और आलोचनात्मक आ गया है, देखो छात्र केंद्रित आ गया, ये परंपरागत आ गया। तो परंपरागत, छात्र केंद्रित और आलोचनात्मक, ये 3 उपागम आपके पेपर में ज्यादा आते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बाकी जो कोई टॉपिक हो, आपका कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।